जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस न्यू क्लास में। और आज की भी क्लास में हम लोग पूर्णांक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले क्लास में जितने भी पूर्णांक के बारे में टॉपिक हो चुका था, उसके आगे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल पेन और कॉपी लेकर के फुल फोकस के साथ इस क्लास में जुड़ जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को और डिस्कस करते हैं पूर्णांकों के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे पूर्णांकों का गुणा। ठीक है, पूर्णांकों का गुणा हम कैसे करते हैं वो चीजें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रूल पहला क्या कहता है। पहला रूल ये कहता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, पूर्णांकों का गुणा। पूर्णांक तो समझ में आ गया था। तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है, रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट क्या है? ये रूल जो भी 3 रूल होंगे, 2 रूल होंगे, वो बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। कोई बड़ा हार्ड नहीं है इसमें कोई चीजें। तो देखो, रूल फर्स्ट क्या कहता है, कोई भी 2 पूर्णांक ले लो, कोई भी 2 संख्या है, 2 धनात्मक संख्या है ना। जैसे मैंने ले लिया 4। अब बताना 4 धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक। मैंने बताया इससे पहली क्लास में। तो 4 क्या है? धनात्मक संख्या। और एक ले लेते हैं 6। 6 भी क्या है? धनात्मक संख्या। जब भी इन दोनों धनात्मक संख्याओं को की हम गुणा करते हैं तो चिन्ह हमेशा धनात्मक ही होता है। इसका गुणा कितना होगा? 6 होगा, कितना होगा? मतलब 6 4 कितना होगा? 24 यानी 24। ठीक है। अब बताओ चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा क्या? नहीं होगा। जब भी हम 2 धनात्मक संख्याओं को गुणा करते हैं तो चिन्ह हमेशा धनात्मक होता है। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो धनात्मक में आएगा। कैसे? देखो, यहां भी प्लस था, यहां भी प्लस था, तो यहां भी क्या आएगा? प्लस ही आएगा। पहला रूल ये कहता है। जैसे एक और लो, मैंने बोला 12 इंटू 10 है ना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? 12 में 10 से जब गुणा करेंगे तो 120 आएगा। कितना आएगा? 120। और चीज दोनों धनात्मक संख्याएं थी, 12 भी धनात्मक था, 10 भी धनात्मक था, इसलिए हमारा आंसर धनात्मक में ही आएगा। क्लियर हुआ पहला रूल? पहला रूल यही है। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ध्यान से देखना। रूल नंबर 2 ये कहता है, अगर दो ऋणात्मक संख्या है, कितना? 2 ऋणात्मक संख्या है, जब आपस में हम गुणा करेंगे तो वो भी चिन्ह धनात्मक ही होगा। चिन्ह क्या होगा? धनात्मक ही होगा। देखो कैसे। मैंने बोला -5, ठीक, ये ऋणात्मक संख्या है, फिर गुणा करो। मैंने बोला -6 ले लो। अब इसका आंसर बताओ। आप कहोगे यहां ब्रैकेट क्यों लगाएगा, कोष्टक क्यों लगाएगा? देखो, ये हम लोग सिंप्लीफिकेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से क्लियर करेंगे, है ना। तो देखो, जब भी गुणा और माइनस 2 चिन्ह आपस में एक साथ आ जाए ना, तो एक को कोष्टक में लिखना पड़ता है। ठीक है। तो देखो, 5 में 6 से कराओगे तो कितना होगा आंसर? 30 होगा। 30 तो होगा, लेकिन अगर माइनस यहां भी है, यहां भी माइनस है, तो क्या माइनस लगा दे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम। जब भी 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणा हम करेंगे, सिर्फ 2, इसमें तो 2 से ज्यादा भी धनात्मक संख्या हो जाए तो आंसर धनात्मक ही आएगा। लेकिन इसमें सिर्फ दो संख्याओं की जब हम 2 ऋणात्मक संख्याओं की जब हम गुणा करेंगे तो जो आंसर है वो धनात्मक में ही रहेगा। यानी 30 आ जाएगा तो हम 30 ही लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 30। ओके। जैसे एक और लो, मैंने बोला -30 इंटू -5 कितना होगा? सिंपल, 5 में इससे गुणा करा लो 30 में, कितना हो जाएगा? 5 3 15 और 0 लगा दो। माइनस और माइनस है तो क्या माइनस लगा दे? नहीं, प्लस ही रहेगा। समझ में आया? अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, इसका चार्ट आपको दिखाऊंगा, मतलब चार्ट बना के इस पे, ठीक है, कि कैसे क्या होता है। रूल 2 समझ में आ गया। रूल फर्स्ट क्या कहता है? 2 धनात्मक संख्या है या 2 से अधिक भी धनात्मक संख्या है, इनका जब हम मल्टीप्लाई यानी गुणा जब करते हैं तो चिन्ह हमेशा धनात्मक ही रहता है। ठीक, गुणा करने पर जितना आएगा तो लिखना ही है, चिन्ह हमेशा धनात्मक रहेगा। कोई दिक्कत? दूसरा रूल कहता है कि जब 2 ऋणात्मक संख्या है, 2 ऋणात्मक संख्या है, 2 से ज्यादा नहीं, ध्यान रखना इस बात का, 2 ऋणात्मक संख्याओं की जब हम गुणा करते हैं तो वो भी आंसर में जो धनात्मक ही होगा, चिन्ह क्या होगा? धनात्मक ही होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आ जाओ रूल 3। रूल 3 क्या कहता है? देखो, जब एक धनात्मक संख्या, यानी मान लो मैंने यहां ले लिया 16 ले लिया, चलो मैंने यहां ले लिया 16, ये धनात्मक संख्या है, और एक ऋणात्मक संख्या जैसे मैंने यहां ले लिया -4, इनका जब हम गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ध्यान से सुनना। एक ऋणात्मक हो जाए और एक धनात्मक हो जाए, एक ऋणात्मक हो जाए और एक धनात्मक हो जाए, तब क्या आंसर आएगा? 16 चौका 64 कर दो। ठीक है, पहाड़े जरूर याद कर लेना, बहुत जरूरी है गणित सीखने के लिए। 16 चौका 64 हो जाएगा।
अब ये रूल ये कहता है कि जब भी एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या हो, दो संख्याओं में से एक ऋणात्मक संख्या और एक धनात्मक संख्या हो, तो हमारा चिन्ह हमेशा ऋणात्मक होगा। हमारा आंसर जो आएगा उसमें चिन्ह हमेशा ऋणात्मक होगा, ऋण लगेगा, माइनस लगेगा, निगेटिव होगा। समझ में आ गया? अगर 5 का 3 का 5 में मल्टीप्लाई करो तो 15 होगा, माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा दो। समझ में आया कि नहीं? 3 रूल समझ में आए, बहुत आसान थे, है ना। ये मैंने खुद से रूल बना दिया है ताकि आपको समझ में आए एक स्टेप वाइज, ठीक है। तो पहला समझ में आ गया होगा, दूसरा भी और तीसरा भी। अब इसका चार्ट जरा देखो क्या होता है। चार्ट में यहाँ पे बना रहा हूं, ठीक है, एकदम आराम से देखना इसका चार्ट होता क्या है। ये हो गया चार्ट, है ना, कि क्या करोगे, कब कैसे करोगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। जब भी, ध्यान से सुनो, पहला माइनस का जब भी, क्या, माइनस का जब भी मल्टीप्लाई होता है माइनस में, तो आंसर में हमेशा प्लस होगा। समझ में आया? जैसे यहां माइनस था, गुणा हुआ तो क्या हुआ, प्लस बन गया, तो आंसर हमेशा प्लस में होगा, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या कहता है, दूसरा जरा देखो, दूसरा कहता है जब भी प्लस का गुणा प्लस में होगा तो आंसर हमेशा प्लस में ही होगा। अब ये प्लस वाला तो आप करते आ रहे हो, करते ही होगे, जब गुणा सीखोगे बचपन से, प्लस ही वाला तो गुणा सिखाया जाता है। जैसे 4 में 6 से करो 24 आएगा, 12 में 10 से करो 120 आएगा, तो ये तो प्लस ही में रहेगा, ठीक है। तीसरा रूल, तीसरा है इसमें कि अगर एक माइनस हो जाए और एक प्लस हो जाए तो आंसर हमेशा माइनस होगा। समझ में आ गया? चौथा कहता है एक प्लस रहे या एक माइनस तो आंसर हमेशा माइनस होगा। इसका मतलब सी और डी वाला दोनों तो सेम है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा और प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा, अगर कोई भी एक निगेटिव है तो। बाकी ये दोनों देख लेना। तो ये हो गया चार्ट, ओके। अब इसके आगे हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स कुछ डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करेंगे निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसके बारे में हम लोग इससे भी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मतलब इसमें भी डाउट रहता है, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि आप लोग को डाउट होगा कि 3 अंकों की, मतलब 3 संख्याओं की गुणा मैंने क्यों नहीं बताया, माइनस अगर 3 बार हो जाए तो क्या क्या होगा। जरा धैर्य रखना, मैंने बोला है गणित सिखाने को तो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। उस चीज को हम लोग सिंप्लीफिकेशन में अच्छे से सीखते हैं, ठीक है। किसमें? सिंप्लीफिकेशन में, यानी सरलीकरण जब हम पढ़ेंगे, बोर्ड मास आपको पता होगा, तो उसमें हम लोग इस चीजों को बिल्कुल सभी चीजें इसमें क्लियर कर लेंगे। अभी इतना ही आपको ध्यान रखना है, ओके। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आ जाओ अब देखते हैं अगला टॉपिक, निरपेक्ष मान क्या होता है। पहले समझो, देखो निरपेक्ष मान को हम दिखाते हैं मॉड से, मतलब 2 ऐसी खड़ी लाइनें खींच लेते हैं, तो इसी से हम दिखाते हैं इसको। कैसे दिखाते हैं? 2 खड़ी लाइनें ये ऐसी होती है ना, है ना, समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में या हिंदी में बोलो मॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉड, ओके, मॉड। इसी से हम लोग निरपेक्ष मान निकालते हैं। अच्छा, निरपेक्ष मान होता क्या है? देखो, निरपेक्ष मान, गजब हिंदी है, निरपेक्ष मान एक ऐसी चीज है ना, जो किसी भी चीज को, मेरी बात पे ध्यान देना, किसी भी चीज को धनात्मक बना देता है, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक हो, कोई भी चीज हो। निरपेक्ष मान जब भी हम निकालेंगे तो इसका काम यही है कि उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव बना देगा, धनात्मक बना देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे देखो, मैंने बोला इसको मॉड से दिखाते हैं और इसका काम क्या है? धनात्मक बनाना, ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पर कि -6 का निरपेक्ष मान बता दो। निरपेक्ष मान ए एब्सोल्यूट और वैल्यू, ठीक है। -6 का निरपेक्ष मान बता दो, यानी -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू बता दो। तो क्या करोगे? पहले -6 को मॉड में लिखोगे, ये 2 खंबे है ना, इसके अंदर लिख देने हैं -6 को, ठीक है। उसके बाद इसका काम क्या था? पॉजिटिव बना देना। ऋण है, धन है, आपको देखना ही नहीं है, बस इसको 6 लिख दो, खत्म। यानी -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 6 होगा, यानी निरपेक्ष मान। मैंने बोला -10 का निरपेक्ष मान बता दो, -10 का निरपेक्ष मान बता दो, तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, निरपेक्ष मान बता दो। सिंपल है, मॉड में लिखोगे -10 और बराबर लिख दोगे 10, यानी धनात्मक बन गया। और कोई धनात्मक संख्या है, जैसे मैंने बोला 120 का निरपेक्ष मान बता दो, 120 का निरपेक्ष मान। अब एक बात बताओ, इसका मतलब ऊपर वाला, ठीक है, निरपेक्ष मान बता दो। 120 किस में है? धनात्मक में है, तो 120 का निरपेक्ष मान कैसे लिखोगे? मॉड में 120 लिखो और 120 ही आंसर आ जाएगा। यानी निरपेक्ष मान का काम क्या है? धनात्मक बना देना, संख्या को क्या कर देना? धनात्मक बना देना। कोई दिक्कत इतनी बातों में नहीं होनी चाहिए। अब निरपेक्ष मान क्लियर हो गया, तो अब हम आगे टॉपिक देखते हैं, और वो जो टॉपिक है वो है योज्य प्रतिलोम। क्या होता है? योज्य प्रतिलोम।
ध्यान से सुनना। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? योज्य प्रतिलोम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। निरपेक्ष मान में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं एडिटिव, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब उल्टा, जान गए। प्रतिलोम का मतलब क्या? उल्टा। प्रतिलोम का मतलब क्या है? उल्टा है। प्रतिलोम का मतलब उल्टा। और योज्य का मतलब जोड़, योज्य का मतलब जोड़। समझ में आया? तो अब देखो योज्य प्रतिलोम क्या होता है। इसका काम तो समझ में आ गया। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि किसी भी संख्या के चिन्ह को बदल देना। अब चिन्ह कैसे बदलेगा? क्या गुणा का भाग करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। गुणा भाग नहीं, गुणा भाग को हटा दो, सिर्फ धन और ऋण, यानी प्लस और माइनस, ठीक है। यानी अगर कोई योज्य प्रतिलोम, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम जब निकालोगे, है ना, जैसे एग्जांपल एक देखो। पहले मैंने बोला 6 का योज्य प्रतिलोम बता दो। 6 का योज्य प्रतिलोम बताओ। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, याद रखना हमेशा। और उल्टा का मतलब कि योज्य का मतलब प्लस, है ना। तो ध्यान सुनना, प्लस या माइनस में इसको याद रखने का तरीका है। प्रतिलोम माने उल्टा, चिन्ह बदलेगा। और योज्य मतलब जोड़ और घटाने का ही चिन्ह बदलेगा, ऐसे याद रख सकते हो। तो ये प्लस में है ना, ये क्या है? कुछ नहीं लगा तो प्लस ही 6 है ना। तो +6 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? सिंपल 6 ही होगा, लेकिन माइनस लगा देना, -6, बस चिन्ह बदल जाएगा। अगर धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो ऋणात्मक संख्या हो जाएगी, संख्या वही रहेगी, बस चिन्ह बदल देना। अगर ऋणात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो संख्या वही रहेगी, बस उसको धन कर देना, प्लस कर देना। समझ में आया इतनी बातें? आपको सब पीडीएफ में ये चीजें लिखा हुआ मिलेगा एकदम अच्छे से, ठीक है। बस यहां समझो। एग्जाम्पल सेकंड देखो। जैसे मैंने बोला -12 का योज्य प्रतिलोम बता दो। सिंपल, -12, संख्या नहीं बदलेगी, संख्या तो 12 ही रहेगा, बस इसका क्या कर देना है? माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, नहीं भी लगाओगे तो ये प्लस में ही है 12। समझ में आ गई इतनी बातें? अच्छा, इसका कुछ रूल है क्या? जरा देखो। ये आंसर है, क्या था? -6 था, ठीक है, -6 ले लो। और ये क्या था? +6 था, यहां +6 ले लो। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 0 आएगा कि नहीं? सच बताओ, 0 आएगा कि नहीं? मैंने जोड़ना सिखाया पूर्णांक संख्याओं का इससे पहले वाली क्लास में। माइनस और 6 मतलब -6 सैनिक और +6 सैनिक, कट पीट के खत्म, 0 बचेंगे। तो 0 हो गया ना। अच्छा, इसका देखो, ये 12 है, ठीक है, और ये -12 है। इनको जब हम जोड़ेंगे -12 तो भी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो भी क्या आ जाएगा? लड़ के खत्म, जाति अलग हो गई, तो क्या हो जाएंगे? 0 आएगा। इसका मतलब क्या है कि नोट में लिख है ना, नोट में, कि जो योज्य प्रतिलोम होता है ना, इसका योज्य देखो, योज्य प्रतिलोम ये और मूल संख्या मतलब जो संख्या, जिस संख्या को हम लिए थे, उनका जब हम योग करते हैं, जोड़ते हैं, तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। समझ में आया? जैसे कोई संख्या ले लो a, कोई संख्या a का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -1 होगा। a का योज्य प्रतिलोम a, मूल संख्या ये थी, मूल संख्या मतलब पुरानी संख्या, और जो योज्य प्रतिलोम था ये था। इसका जब हम योग करेंगे तो 0 आएगा। ये लिख लेना अच्छे से। समझ में आया? हालांकि पीडीएफ में मिलेगा आपको ये चीजें पूरा अच्छे से लिखा हुआ। तो योज्य प्रतिलोम निकालने आ जाएगा। एक सवाल लो, मैं बोलता हूं, इस यहां लो, एक क्वेश्चन लो, बताओ, सिंपल बता देना, बस मैं समझ जाऊंगा। -120 का योज्य प्रतिलोम बता दो। योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स बता दो। योज्य प्रतिलोम -120 का बता दो, एकदम सिंपल, समझ में आ जाएगा कि आपको आया है कि नहीं। ठीक, क्या होगा? आंसर करो, क्या होगा? -120 का माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा, +120 हो जाएगा, यानी प्लस नहीं भी लगाओगे तो 120 ही माना जाएगा, यानी 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इतनी बातों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 2 टॉपिक हैं और उसको हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? आई होप आपको निरपेक्ष मान और योज्य प्रतिलोम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं योज्य तत्समक क्या होता है। देखो, योज्य तत्समक जो होता है, योज्य का मतलब, एडिटिव का मतलब जोड़ना। तो किसी ऐसी संख्या को बता दो आप कि जिसमें कोई भी संख्या हम जोड़े तो आंसर हमको वह संख्या ही मिले। जैसे एग्जांपल देखो, सिंपल, कोई भी एक ऐसी संख्या, पहले एग्जांपल देख लो, ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। मैंने बोला कि 6 में क्या ऐड करोगे? ध्यान सुनना, 6 में क्या जोड़ेंगे हम,
कि आंसर 6 ही मिलेगा, यानी आंसर 6 ही मिलना चाहिए। मैंने बोला 120 में क्या जोड़ेंगे कि आंसर हमको 120 ही मिलेगा। मैंने बोला 360 में क्या जोड़े हम कि आंसर हमको 360 ही मिले, क्योंकि योज्य तत्समक सीख रहे हैं। योज्य का मतलब, एड का मतलब जोड़, तो जोड़ने पर ये संख्या ही मिलनी चाहिए, जोड़ने पर ये संख्या, जोड़ने पर ये संख्या, तो आपका आंसर आएगा 0 0 0। समझ में आया? सब में क्या भरेंगे? 0 भरेंगे। तो 0 को ही हम क्या बोलते हैं? योज्य तत्समक, यानी सभी पूर्ण संख्याएं हो या सभी पूर्णांक हो, इनका जो योज्य तत्समक होता है वो 0 होता है, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या हम जोड़ेंगे तो आंसर हमको वो संख्या ही मिलेगा। यानी आप इसको लिख लेना अलग से कि कोई भी n मतलब क्या? कोई भी नंबर हो सकता है, जब इसमें हम 0 को जोड़ेंगे तो हमें n ही मिलेगा, है ना? ये लिख लेना अच्छे से। यानी कोई पूछेगा योज्य तत्समक किसको बोलते हैं, पूछा जाता है योज्य तत्समक अव्यय किसको बोलते हैं, तो बोलना 0 को। तो योज्य तत्समक अव्यय क्या होता है? योज्य तत्समक किसको बोलते हैं? योज्य तत्समक किसको बोलते हैं? योज्य तत्समक क्या होता है? शून्य होता है, शून्य को हम बोलते हैं, ठीक है? शून्य यानी 0 को शून्य होता है ना? योज्य तत्समक का मतलब सिंपल है, किसी संख्या में हम कोई ऐसी संख्या बता दो जिसमें कोई भी संख्या हम जोड़े तो हमको आंसर वो संख्या ही मिले। सिंपल। यहाँ एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। जैसे आप कहोगे माइनस वाला जरा लेके देखते हैं, ठीक है? -5 को हम जोड़ते हैं 0 में तो क्या आएगा? -5 ही आएगा, तो भी हमारा आंसर क्या है? ये 0 ही आ रहा है, यानी 0 क्या हो जाएगा? योज्य तत्समक। समझ में आ गया? किसी भी संख्या में हम कुछ जोड़ते हैं तो हमको वो संख्या ही मिलनी चाहिए, ठीक है? तो वो कौन होगा? योज्य तत्समक। योज्य तत्समक एक इंसान मान लो ऐसा जिसमें कोई भी संख्या जोड़ दो तो वो संख्या ही मिलेगा, यानी इस 0 को जोड़ने से कोई असर पड़ेगा ही नहीं। समझ में आ गया? चलो आ जाओ देखते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट टॉपिक है, वो है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक। बोर्ड पे अजीब हो जाता है थोड़ा सा लिखना। देखो, गुणात्मक तत्समक यानी इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? बता, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? पहचान ही। तो सिंपल ऐसी पहचान बताओ जिसको, अब मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लिकेटिव यानी गुणा। अब कोई ऐसी संख्या बताओ जिसमें किसी भी संख्या से गुणा करने पर, आ जाओ देखते हैं। यहां देखो, मैंने बोला 10 में गुणात्मक तत्समक है, तो गुणा करने वाला कोई ऐसा संख्या बता दो जिससे आंसर क्या मिले? 10 ही मिले। मैंने बोला 30 में कोई ऐसा बता दो जिससे गुणा करने पर 30 ही मिले। मैंने बोला -15, ऐसा कोई आंसर बताओ जिसका गुणा करने पर -15 ही मिले। मैंने बोला 132, ऐसा कोई आंसर बताओ, -132 ले लो, जिसको गुणा करने पर क्या मिले? -132 ही मिले। तो आपका आंसर आएगा क्या? बता दो जल्दी से, क्या आएगा आंसर? वही हमारा गुणात्मक तत्समक होगा। तो सिंपल 1 होगा। क्या होगा? 1। सब में क्या भरोगे? 1। सब में 1, यानी एक ऐसा गुणात्मक तत्समक है जिसमें कोई भी संख्या से हम गुणा करेंगे तो हमें आंसर में ये संख्या ही मिलेगी। ये संख्या ही मिल रही है ना, देख रहे हो? यहां भी सभी संख्याएं ही मिल रही थी, ठीक? तो इसको लिख लेना, यानी n गुणा 1 क्या हो जाएगा? 1 को मैं रेड से लिख देता हूं। 1 क्या हो जाएगा? गुणात्मक तत्समक, और जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर n ही मिलेगा। समझ में आया? तो 1 को हम क्या बोलते हैं? गुणात्मक तत्समक। यानी कोई पूछेगा कि योज्य तत्समक यानी सभी किसी भी संख्या का योज्य तत्समक क्या होता है? बोलना 0 होता है। कोई पूछेगा किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक क्या होता है? आप बोलोगे 1 होता है। कोई दिक्कत इन दोनों टॉपिक में? अच्छा, एक चीज देखो जरा सा, जब भी योज्य बोलेगा तो आप आराम से याद रख सकते हो एड। योज्य से एड का मतलब जोड़। समझ में आ गया? तो जोड़ने पर वो संख्या मिलनी चाहिए, तो कौन हो जाएगा? 0। जब भी गुणा मिलेगा यानी मल्टीपल, इंग्लिश वाले भी ध्यान रख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कराने पर वो नंबर मिलना चाहिए, तो 1 ही होगा। 1 ही ऐसा नंबर है जिसमें कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई कराओगे तो वो संख्या ही मिलेगा। तो ये रहा 2 टॉपिक इसका, पूर्णांक संख्याओं का। यहां पर पूर्णांक संख्याओं का एंड हो जाता है। कुछ चीजें हैं जैसे प्रगुण, हम लोग साहचर्य प्रगुण, संवरक प्रगुण,
तो वो सब चीजें अभी आपको मैं नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैंने बोला है हर टॉपिक को मैंने ऐसी जगह रखा है जहां पे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ऐसे बस कंसेप्ट खत्म करा के और चले जाना ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, तो आज इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं। आई होप इस क्लास में सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और क्लास कैसी लगती है, क्लास समझ में आती है कि नहीं, कितना समझ में आया, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करो। ठीक है, और क्लास को शेयर भी कर देना है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।